बजरंग मुनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भाई। आप छत्तीसगढ़ के ऐसे समृद्ध व्यापारिक परिवार से संबंध रखते हैं। अगर आप चाहते तो आप भी बिजनेस में आगे जा सकते थे, लेकिन आपने समाज को चुना। जी, मैं वास्तव में व्यापारी परिवार से संबंध नहीं रख रहा हूँ। हमको तो परिवार छोड़े ही काफ़ी समय हो गया है। तो मैं रामानुजगंज में था और बचपन में मैं ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण के रूप में वास्तव में ब्राह्मण को एक तरह से संपत्ति और सत्ता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैंने उसको जीवन भर निभाया, लेकिन मेरे परिवार के लोग उस कष्ट को नहीं झेल सके और तब उन्होंने 1996 में व्यापार की तरफ भी ध्यान दिया और वो लोग वहाँ से छोड़कर अंबिकापुर, रायपुर आ गए और आकर के उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन मेरा किसी प्रकार का व्यापार से उस समय भी संबंध नहीं रहा और आज भी कोई संबंध नहीं है। तो मैं किसी उद्योगपति परिवार से नहीं हूँ, यद्यपि मेरे परिवार के लोग उद्योगपति हैं। बाबा जी, लोग आपको गांधीवादी के नाम से जानते हैं और लोहिया जी के अनुसार गांधीवाद को 4 भागों में बांटा गया: वैचारिक, पारंपरिक, हट्ठी और मट्ठी। आप अपने आप को कहाँ पर रखते हैं? मैं वैचारिक गांधीवादी हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैंने गांधी को नहीं पढ़ा, गांधी को मैंने फॉलो कभी नहीं किया। मैंने सत्य और अहिंसा को समझा। तो बचपन से मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू किया। 1992 में मेरा गांधीवादियों से संपर्क हुआ और जब संपर्क हुआ तब मुझे ये पता चला कि यदि मैं पहले ही गांधीवादियों से जुड़ गया होता तो मेरे जीवन का काफ़ी समय बच जाता। मैं वहाँ से शुरू करता। मुझे ये पता नहीं था कि कोई गांधी भी सत्य और अहिंसा के नेतृत्व में इतना काम कर चुके हैं। तो इसलिए मुझे यह बात देर से पता चली और उसके बाद मैंने निरंतर यह प्रयास किया कि गांधीवादियों में बहुत अच्छे त्यागी, तपस्वी लोग हैं, अच्छे विचारक भी हैं। और मैं उस समय तक जनसंघ से जुड़ा था। तो जनसंघ में भी काफ़ी अच्छे, ईमानदार और त्यागी, तपस्वी विचारक हैं। अगर ये गांधीवादी और संघ के अच्छे लोग एक साथ जुड़ करके बैठ करके योजना बनाना शुरू कर दें तो दुनिया का भला हो जाएगा। दुनिया का हो या ना हो, भारत का तो भला हो ही जाएगा। मैंने 1993 से इस एक दिशा में कार्य करना शुरू किया कि अच्छे गांधीवादी और अच्छे संघ से जुड़े लोग एक साथ बैठ कर के प्लान बनाना शुरू करें, एक साथ बैठ कर के योजना शुरू करें। और मैं धीरे धीरे इस अपने कार्य में सफल होता चला गया और उसी की सफलता का आज ये परिणाम है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत भी गांधी की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं, नरम हिंदुत्व की लाइन में जा रहे हैं। गांधी जी लोकतंत्र और लोक स्वराज कैसे देखते थे दोनों को? देखिए, गांधी जी बहुत अच्छी तरह जान रहे थे। गांधी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ रहे थे। गांधी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ रहे थे। बाकी सारे नेता राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मैं इसके पहले आपको बताया कि गांधी हत्या का कारण ही ये था कि सारे नेता भारत की स्वतंत्रता चाहते थे और गांधी समाज की स्वतंत्रता चाहते थे, अर्थात लोक स्वराज्य। अब लोक स्वराज्य और लोकतंत्र को अगर आप डिफाइन करेंगे अलग अलग तो लोकतंत्र तानाशाही की अपेक्षा कम बुरा है, लेकिन समाधान तो लोक स्वराज्य ही है।
अगर लोकतंत्र और लोक स्वराज्य को आप यदि अलग अलग देखना चाहेंगे तो लोक स्वराज्य जो है वो लोक स्वराज्य में परिवार, गांव, जिला, इन सब को नीचे से अधिकार मिलते जाते हैं और थोड़े से अधिकार केंद्र के, जैसा जेपी ने कहा था कि 5 अधिकार सरकार के पास होंगे, बाकी सारे नीचे की इकाइयों तक चले जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फर्क ये है कि लोकतंत्र और लोक स्वराज्य में, लोक स्वराज्य जो होता है उसमें तंत्र मैनेजर होता है, शासक नहीं होता है। लोकतंत्र में तंत्र शासक होता है, मैनेजर नहीं होता है। और तानाशाही में एक ग्रुप का शासन होता है, सिस्टम का नहीं होता है। लोकतंत्र में सिस्टम की तानाशाही चलती है। ये बहुत फर्क है दोनों के बीच में कि लोकतंत्र सिस्टम की तानाशाही है और लोक स्वराज्य में सिस्टम जो है वो मैनेजर है। इसलिए लोक स्वराज्य और लोकतंत्र में गांधी लोक स्वराज्य के पक्षधर थे, जेपी लोक स्वराज्य के पक्षधर थे, अन्ना लोक स्वराज्य के पक्षधर थे, बजरंग मुनि लोक स्वराज्य के पक्षधर हैं। हम लोग किसी भी स्थिति में अब लोकतंत्र को हमें अधिक लंबे समय तक ढूंढना नहीं चाहते हैं जब तक तानाशाही का खतरा ना आए। बाबा, आज अगर गांधी जिंदा होते तो दुनिया को क्या संदेश देते? गांधी अगर जिंदा होते तो दुनिया को लोक स्वराज्य का ही संदेश देते, शांति का संदेश देते। देखिए, वर्तमान समय में सबसे बड़ा संकट शराफत पर है। शराफत कमजोर हो रही है, धूर्तता मजबूत हो रही है। गांधी अपने जीवन काल तक शराफत के पक्ष में रहे। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, गैर आदिवासी, ऐसा गांधी ने कोई भेद नहीं किया, शराफत का पक्ष लिया। आज भी अगर गांधी रहते तो शराफत के पक्ष में ही खड़े दिखते। आज के समय में आप गांधी को कहाँ पाते हैं? आज के समय में भी गांधी पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रासंगिक है। उस समय गांधी स्वतंत्रता की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे थे। आज शराफत संकट में है और धूर्त लोग लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। सारे देश में या सारी दुनिया में भौतिक उन्नति बहुत तेज गति से हो रही है और उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन हो रहा है। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि आज गांधी की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। और अगर गांधी आज रहे होते तो गांधी स्वतंत्रता की लड़ाई तो आज नहीं लड़ते, भारत तो स्वतंत्र हो गया है। गांधी इस बात की लड़ाई लड़ते कि शराफत किस प्रकार से मजबूत होगी और धूर्तता पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। गांधी विचार की संभावनाएं बची हुई है कि नहीं? देखिए, अब हमको ऐसा अब नहीं लगता है। अभी वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी यदि गांधी से आगे निकल सकें तो कुछ संभावना हो सकती है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर और ताकतवर होंगे तो हिटलर की लाइन में जाएंगे कि गांधी की लाइन में जाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संभावनाएं बची हुई हैं और नरेंद्र मोदी से उम्मीदें बहुत हैं। कुछ साल पहले देश में अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी नींव आपके प्रयोगशाला से हुई थी, लेकिन जनता के साथ छल हुआ। ये सही बात है कि गांधी के साथ सबसे पहले छल हुआ, क्योंकि गांधी को कोई भी राजनेता पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि गांधी हत्या जो हुई है ये हिंदू मुसलमान के कारण नहीं हुई है। गांधी हत्या हुई इसलिए कि गांधी लोक स्वराज्य के पक्षधर थे और नेता लोग केंद्रित सत्ता के पक्षधर थे। सारे नेता
चाहे वो नेहरू थे, पटेल थे, अंबेडकर थे या सावरकर थे, जितने भी नेता थे, कोई नेता गांधी को पसंद नहीं करता था, कोई नेता जयप्रकाश को पसंद नहीं करता था, कोई नेता अन्ना हजारे को पसंद नहीं करता था। लेकिन अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल से धोखा खा गए, मैं बच गया। लेकिन हैं तो उसी लाइन से, शुरू तो वहीं से हुए हैं, हो सकता है कि मैं फंस भी जाता। तो इस तरह से नेताओं ने हमेशा ही इस सामाजिक आंदोलनों को धोखा दिया है, चाहे वो नेहरू पटेल रहे हों या मुरारजी और अटल जी रहे हों या ये अन्ना हजारे के कालखंड में अरविंद केजरीवाल रहे हों, कोई भी हो। इसी आंदोलन से नेता बनकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आगे आए और वे आप ही के नर्सरी से निकले हैं। आप इनके कार्यों को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अन्य लोगों की तुलना में अरविंद केजरीवाल कुछ अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल ने, मेरे विचार से, अन्य गलतियां तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो अभी उन्होंने 45 करोड़ का जो सरकारी भवन बनवाया, उसको मैं मानता हूँ कि वो एक बड़ी भारी गलती है जो उनके लिए कलंक है। फिर भी ये लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, तो ये जयललिता वगैरह जो हैं, या अभी भी जो अनेक नेता हैं जो भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन लोगों की तुलना में अरविंद केजरीवाल जरूर कम भ्रष्ट है, इतना हमको विश्वास है। आज के समय में तकनीक, एआई, सूचना प्रौद्योगिकी इतनी हावी हो चुकी है कि इंसान का क्लोन बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया आभासी हो गई है। ऐसे में गांधीवाद, गांधी विचार को आने वाली पीढ़ी कैसे आत्मसात करेगी और क्यों? नहीं, मैं इस संबंध में थोड़ा सा डिफर करता हूँ। गांधी मशीनों के खिलाफ थे और गांधी का ये मानना था कि मशीनों का उपयोग कम से कम किया जाए, जबकि मार्क्स मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करके और उसका लाभ समाज को बांटना चाहते थे, कमजोर तबके को देना चाहते थे मार्क्स। लेकिन मार्क्सवाद असफल हो गया, क्योंकि मशीनों से उत्पादन तो बहुत हुआ और बटा नहीं समाज में। और गांधी ने जो कहा कि मशीनों का उपयोग कम करो, तो वो भी असफल हो गया, क्योंकि मशीनों का उपयोग तकनीक का तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने इन दोनों से हट करके एक तीसरा मार्ग निकाला, और वो ये निकाला कि अगर डीजल, पेट्रोल, बिजली, इन सब की भारी मूल्य वृद्धि कर दी जाए और सारा टैक्स हटा दिया जाए, तो मशीनों का सामान्य उपयोग होगा और उसका लाभ नीचे के तबकों तक चला जाएगा। ये मुझे बहुत अखरता है, अभी भी अखरता है, कि गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, कृषि उत्पादन पर भारी टैक्स लगे और ट्रैक्टर को छूट दी जाए, रसोई गैस को छूट दी जाए, जंगलों पर टैक्स लगे, साइकिल पर टैक्स लगे और कृत्रिम ऊर्जा को सस्ता किया जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, डीजल सस्ता किया जाए। यह एक प्रकार से श्रम के साथ षड्यंत्र है। गांधी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते और मैं भी इस बात को गलत मानता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार गांधी जी के सपनों को साकार कर रही है, ऐसा सरकार का मानना है। आप कहाँ पाते हैं? नहीं, कोई सरकार कहीं गांधी की लाइन पर नहीं चल रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो या केंद्र सरकार हो। सब वर्तमान समय तक, अभी तक कोई ऐसी राह नहीं दिखी है कि जहां ये विश्वास हो कि गांधी की दिशा में चलने की कोई योजना है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि गांधी के नाम का उपयोग किया जा रहा है, केंद्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी। अभी गांधी की लाइन दिख नहीं रही है,
भविष्य में क्या होगा ये आगे पता चलेगा। जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल, आज के समय में जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में ये जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनको गांधी के विचारधारा को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? देखिए, मृत महापुरुषों के विचार कभी भी बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वे गांधी के हों या दयानंद के हों या विवेकानंद के हों या मेरे हों, क्योंकि उस समय की परिस्थिति में किसी महापुरुष ने जो मार्ग बताया है, आज की परिस्थिति में वो मार्ग बदलता या नहीं बदलता ये बात निश्चित नहीं है। तो आज की परिस्थिति में, वर्तमान समय में अब आंख बंद करके गांधी की बात को मानना कि ये तो बिल्कुल मैं उचित नहीं समझता हूँ। सोच समझ करके हमको उस मार्ग पर चलना चाहिए। अर्पा संदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।